फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर इंडिया 44 गीगावाट के टेंडर्स, सोलर फार्म के टेंडर्स अवार्ड करता है, जिसके अंदर से मेजर सोलर फार्म सेटअप भी हो जाते हैं। मगर जब उनके फाइनल पीपीए साइन एग्रीमेंट की बात आती है तो साइन एग्रीमेंट एक्चुअल में ऑन पेपर कभी होती ही नहीं है। फार्म रेडी है मगर उससे बिजली खरीदने वाला कोई दूर दूर तक नहीं है। अप्रैल से जून का जो महीना था, इसमें एक डेटा निकल के आता है कि इंडिया में 8133 गीगावाट आवर बिजली वेस्ट चली गई। सोलर ने अपने पीक टाइम में जो बिजली बनाई, ग्रिड उसे कंज्यूम ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उस सोलर की बिजली को ग्रिड से डिस्कनेक्ट करना पड़ा और वो बिजली कंप्लीटली वेस्ट चली गई। आपको एक बेहतर अंदाजा देने के लिए, इतनी ही बिजली है जितनी इंडिया 2 दिन में कंज्यूम करता है। और जब कभी भी हम लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे कोर कंपोनेंट होता है उस बैटरी की सीक्रेट रेसिपी। यूएसए को ये सीक्रेट रेसिपी, एक जॉइंट वेंचर जो कि यूएसए और पैनासोनिक और एलजी के बीच में हुआ, उसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी यूएसए में तो आ जाती है। मगर जब इंडिया का रिलायंस इसी चीज के लिए चाइना की सीएटीएल और हीथियम कंपनी से बात करता है तो चाइना में बीजिंग ऑर्डर निकाल देता है कि हमारी बैटरी की सीक्रेट सॉस इंडिया तक नहीं जाएगी, और वो डील वहीं कैंसिल हो जाती है। और सबसे कमाल की बात है कि इंडिया में 90 गीगावाट के टेंडर फ्लोट हुए हैं सोलर प्लस बैटरी के, और उसमें से एक्चुअल लगा है केवल 6.8 गीगावाट। और जब इंडिया ने सोलर प्लस बैटरी के टेंडर्स निकाले तो बहुत सारी कंपनीज ने औने पौने रेट में बिड डाल दी। उनका मानना यह था कि हम इस स्पेस में फर्स्ट मूवर बनना चाहते हैं, बेशक से वो थोड़े से लॉस में ही क्यों ना हो। मगर बाजी पलट जाती है आगे चल के, जब चाइना से आने वाला सेल का रेट $45 पर किलोवाट आवर से बढ़ के हो जाता है $55 पर किलोवाट आवर, और जिसकी वजह से सारे के सारे टेंडर में विनिंग बिड वाले लोग अपने प्रोजेक्ट को वायबली लगा ही नहीं पाते। हमारे यहाँ की पूरी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को देख के ना एक डायलॉग आता है जो एक मूवी का है और बहुत अच्छा फिट बैठता है इस पूरे सिनेरियो पे। हमें जो चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 44 गीगावाट के सोलर फार्म्स के टेंडर अवार्ड कर दिए। क्या आप लगाओ, बहुत सारे प्लेयर्स ने लगाए भी, और उसके बाद में कुछ लोग लगाने वाले भी थे। मगर इसी बीच में क्या होता है कि जब कमिश्निंग के प्रोसेस में वो सोलर फार्म्स होते हैं, फिर पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो पीपीए अभी तक किसी का भी साइन नहीं हो रहा। अब पीपीए साइन होता है डिस्कॉम्स के साथ में। अब टेक्निकली आप ये समझ सकते हो कि मेरा सोलर फार्म लग के रेडी है, मगर डिस्कॉम जब तक पीपीए साइन नहीं करेगा मैं अपनी बिजली डिस्कॉम को नहीं बेच सकता। और वैसे भी सोलर फार्म से बनने वाली बिजली अपने ऑल टाइम लो पर चल रही है, जिसका एवरेज आता है ₹2.5, और कुछ कुछ जगहों पे तो इससे भी सस्ती बिक रही है। तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि भाई डिस्कॉम इंटरेस्टेड क्यों नहीं है सोलर फार्म से बिजली लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर समझने होंगे। पहला नंबर है 8133 गीगावाट आवर्स का। ये वही नंबर है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का जो इंडिया ने कर्टेलमेंट में वेस्ट कर दी है। कर्टेलमेंट मतलब सोलर फार्म ने बिजली तो बनाई, मगर उस बिजली की कहीं पर जरूरत नहीं थी और वो बिजली वेस्ट चली गई। देखो, बिजली जो चीज है ना, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आपके घर में दूध होता है, उसकी शेल्फ लाइफ 1 से 2 दिन होती है। बिजली एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो एट द सेम टाइम उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए, वरना ग्रिड में इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हमारे हर्ट्ज डाउन चले जाएंगे, वेरिएबिलिटी आ जाएगी। अगर डिमांड हाई होगी, हमारा प्रोडक्शन कम होगा, तो भी वेरिएबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से ग्रिड इनस्टेबल हो जाएगी। तो प्रोडक्शन और ग्रिड में लोड दोनों बराबर होने चाहिए। अब सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में ये चीज अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोलर हमेशा नहीं रहता। बादल की वजह से प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। विंड के साथ में भी सेम सिनेरियो है, हवा चलना ना चलना किसी के हाथ में नहीं है। तो ये 8133 एक ऐसा नंबर निकल के आता है कि जो सोलर और विंड फार्म बनाए जा रहे थे, मगर उस इलेक्ट्रिसिटी का देयर एंड देन कोई कंजम्पशन नहीं था, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट चली जाती है। तो अब आप लोगों को पिक्चर क्लियर हुई कि एक तरफ तो हम रिकॉर्ड कैपेसिटी लगाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम यूज तक नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरी तरफ
हम और नए टेंडर्स अवॉर्ड करते जा रहे हैं जिसका हमारा पीपीए साइन हो ही नहीं पा रहा। तो ये एक्चुअल में एक बॉटल नेक क्रिएट हो गया पूरे के पूरे सोलर फार्म इंडस्ट्री में। तो अब बात आती है कि भाई अगर ये बॉटल नेक क्रिएट हो ही गया है तो हमें सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए, और सॉल्यूशन 4 लेटर्स से निकल के आता है और वो लेटर्स हैं FDRE। देखो FDRE का फुल फॉर्म है फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूं। डिस्कॉम को फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से बिजली उसे दोगे, आप चाहे सोलर से दो, चाहे विंड से दो, या फिर आप पेडल लगा के खुद हाथ से चलाओ, डिस्कॉम को नहीं फर्क पड़ता। डिस्कॉम बोलता है कि मुझे इस समय पे इतने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तुम गारंटी करके दो और मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर यूनिट का रेट दूंगा। अभी हमारे पास में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे FDRE एग्रीमेंट साइन करे जिसमें पर यूनिट का रेट 4.5 से 5 रुपए ऑन एन एवरेज था। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई ये FDRE तो हमारी समझ में आ गया कि फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, मगर इस चीज को अचीव कैसे करा जाता है? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, इस चीज को अचीव करा जाता है सोलर फार्म या फिर विंड के साथ में बैटरी को इंटीग्रेट करके, कि जो भी आप सोलर से बना रहे हो वो आप बैटरी में स्टोर करो ताकि जो आपने डिस्कॉम से प्रॉमिस करा है मिनिमम जनरेशन का वो आप उसे उसी टाइम पे दे सको, और ज्यादातर ये वाला टाइम इवनिंग स्लॉट्स में ही होता है। और अब यहाँ पे व्यूअर के दिमाग में आएगा कि देखो भाई FDRE तो एकदम सही है, सोलर फार्म से डबल रेट हमें इसमें मिलता है, बैटरी के प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली गिर रहे हैं, तो फिर हम FDRE क्यों नहीं लगा रहे हैं? और यहीं पर कहानी उल्टी पड़ जाती है। तो देखो 2024 से 25 के बीच में गवर्नमेंट भी यही सोच रही थी, डिस्कॉम्स भी यही सोच रहे थे, उन्होंने भी टेंडर फ्लोट करे FDRE के अंडर, जिसमें कि उन्होंने बोला सोलर के साथ में बैटरी लगाओ, हमें आप बिजली दो और हम आपको पैसे देंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, उस समय पे बहुत सारी कंपनीज ने औने पौने रेट में पर यूनिट का रेट डाल दिया और टेंडर्स में पार्टिसिपेट करा। अब यहाँ पे इनके औने पौने रेट डालने के 2 रीजन थे। पहला रीजन तो ये कंपनी समझ चुकी थी कि भाई देखो कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई आती है धीरे धीरे टाइम के साथ उसका रेट कम होता ही है, और इन्होंने जब टेंडर डाला और टेंडर डालने से माल खरीदने का जो गैप होता है वो 9 से 12 महीने का इजीली होता है, तो इन्होंने भी यही सोचा कि 9 से 12 महीने के गैप में सेल का प्राइस डाउन आएगा ही आएगा। और इसी के साथ साथ जितनी भी कंपनीज जिन्होंने ये 2024-25 में टेंडर में पार्टिसिपेट करा था, ये सब फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहते थे। इस चीज को सिंपल भाषा में समझाता हूं, अगर आज आपके पास एक मेगावाट के सोलर प्लस बेस के प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होगा तो कल आप 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो अपने इस 1 मेगावाट के एक्सपीरियंस पे। तो ज्यादातर कंपनीज ने यही सोचा कि बेशक से कुछ भी ना बचे, बेशक से थोड़ा सा लॉस भी हो जाए, तब भी हमें इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। मगर यहीं पे हुआ उल्टा। पहले जहां चाइना में 1 किलोवाट आवर का रेट था $42 का, बैटरी का प्राइस बता रहा हूं ये मैं, और वही रेट बढ़ के हो जाता है $55 पर किलोवाट आवर। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जिसके लिए अवार्ड हुए थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट केवल ऑन पेपर रह जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लग पाता। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फिगर देखने को मिलती है इसी टेंडर के नंबर से कि मार्च 2026 तक हमारे पास कुल बेस की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 1.8 गीगावाट, और मिड 2026 तक हम लोग केवल 6.8 गीगावाट पर पहुंचे हैं। अपने आप में ये सिग्निफिकेंट जंप है 1.8 से 6.8 का। मगर अगर मैं आपको बताऊंगा कि अवॉर्डेड टेंडर्स थे 90.7 गीगावाट के, तो 90.7 गीगावाट टेंडर और एक्चुअल इंस्टॉलेशन होता है केवल 6.8 गीगावाट। और ये जो गैप आया है ये उसी वजह से आया है बैटरी प्राइस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिलों में एक सवाल आएगा कि यार अगर सेल का रेट चाइना इतना वेरिएबल रख रहा है तो हम अपना सेल इंडिया में क्यों नहीं बना लेते? अब इस चीज पर मैं आपको इंडिया की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो देखो हम सब लोगों को पता है कि इंडिया में सोलर पैनल बनता है और वो भी पूरे तरीके से नहीं बनता। हम लोग वेफर चाइना से लाते हैं और फिर उससे हम पैनल बनाते हैं, और केवल 2 गीगावाट की ही ऐसी फैक्ट्री है जो कि पॉलीसिलिकॉन से वेफर बनाती है, और वो भी अडानी ग्रुप के अंडर आती है, केवल 2 गीगावाट। और पॉलीसिलिकॉन जो कि बेसिक रॉ मटेरियल है वो इंडिया में नहीं है, वो भी इंपोर्ट ही होता है। तो एक सोलर पैनल जैसी बेसिक चीज बनाने में हमारे को भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बैटरी तो उसके बहुत ऊपर की चीज है। बैटरी में क्या चैलेंजेस आते हैं दोस्तों? बैटरी की एक केमिस्ट्री होती है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो लिथियम बैटरी में अपने अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और इसमें सबसे बेसिक सेगमेंट होता है LFP
जो कि मेजरली यूज होता है। इसके अलावा LCO और NMC, ये बहुत अलग अलग तरीके की केमिकल कंपोजिशन की अलग अलग बैटरीज होती है। कहा इन सबको लिथियम में ही जाता है, बट ये लिथियम की अलग अलग केमिस्ट्री से बनी हुई बैटरीज होती है। और जहां पे एक बैटरी होती है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एनोड और कैथोड, ये सबको पता होता है कि यार इसमें एनोड इस चीज का है, कैथोड इस चीज का है। मगर सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई इसके अंदर और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है और इसकी एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है। और सबसे बड़ी चीज समझो, हर देश, हर कंपनी सीक्रेट रेसिपी को छुपा कर रखती है। जब हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए पे भी सीक्रेट रेसिपी नहीं है, बट यूएस एक जॉइंट वेंचर के अंदर जाता है आपका पैनासोनिक और एलजी के साथ में, और यूएस में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है बैटरीज का। बट यही सेम चीज जब इंडिया में रिलायंस करना चाहता है तो वो CATL को अप्रोच करता है और उसी के साथ साथ लिथियम को अप्रोच करता है कि किसी तरीके से हम उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में ले आए और इंडिया में 40 गीगावाट का बैटरी प्रोडक्शन प्लांट हम स्टैब्लिश करें। मगर बीजिंग अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आने देना चाहता और इसकी वजह से स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो डील वहीं के वहीं कैंसिल हो जाती है। और केवल इतना ही नहीं, सरकार भी बढ़ावा देना चाहती है कि इंडिया में बैटरीज बने, जिसकी वजह से बैटरी बनाने के जो कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीनरी होती है जिससे बैटरी बनती है, जो कि कोरिया, वियतनाम, इन सब जगहों से आती है, उस पर सरकार 0% कस्टम ड्यूटी कर देती है कि आप उन मशीन्स को लाओ, इंडिया में स्टैब्लिश करो। और केवल इतना ही नहीं, सरकार PLI स्कीम भी निकालती है, और इस PLI स्कीम के अंदर जो सबसे बड़ा चंक मिलता है बैटरी बनाने का, वो मिलता है ओला इलेक्ट्रिक को, जिसको 20 गीगावाट आवर का चंक मिलता है। और उसमें से एक्चुअली ओला की जो गीगा फैक्ट्री है वो केवल 1.4 गीगावाट आवर्स ही स्टैब्लिश कर पाती है। और इसी से हमें एक बेसिक आइडिया होता है कि बैटरी इंडिया में बनाना कितना टिपिकल और टफ है। और केवल यहीं पे नहीं रुकते, एक स्टेप और आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की जो बैटरी में लगता है, जैसे कि आपका लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम, ये सब चीजें जो बैटरी में लगती हैं, इन सब की कोई भी कमर्शियल ग्रेड की रिफाइनरी आज की डेट में इंडिया में नहीं है। और जो है भी वो भी प्राइवेट ओन, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, ज्यादातर रिसाइकलिंग का। मगर यहाँ पे ना रिसर्च करते हुए एक ऐसी चीज निकल के आई जिसने मुझे भी बहुत हैरान करा। दरअसल बैटरी के दो टेंजेंट है, एक है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एक है बैटरी ऑपरेशंस। मतलब कि आपने बैटरीज खरीद ली, अब आप उनको इस्तेमाल में लगा रहे हो और उन्हें ऑपरेट कर रहे हो। और ये जो बैटरी ऑपरेशंस वाला सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है और इस मॉडल को बोला जाता है मर्चेंट बेस। इसका आइडिया सिंपल है, आप बैटरी लगाते हो, ग्रिड से बिजली लेके दोपहर के समय जब बिजली का प्राइस सबसे लो होता है तब अपनी बैटरीज को चार्ज करते हो, और जब बिजली का प्राइस हाई होता है आप इसी बिजली को ग्रिड में सप्लाई करते हो, और बीच में जो पैसा बचता है वो आपका मुनाफा होता है। अब यहाँ पे शॉकिंग नंबर ये निकल के आता है कि इंडिया के अंदर जो टोटल 6.8 गीगावाट आवर बेस ऑपरेशनल है, उसके अंदर से 80% मर्चेंट मॉडल पर ही काम कर रहा है, और इसके अंदर अडानी का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी शामिल है। मगर इस वाले मॉडल में अपनी एक प्रॉब्लम है कि जब आप बैटरी को चार्ज करते हो ग्रिड से बिजली लेके, तो टेक्निकली आपको नहीं पता होता कि वो वाली बिजली कोल पावर प्लांट से आ रही है या फिर सोलर पावर प्लांट से। और इसी चीज पर ISTS कहता है कि अगर आप इस तरीके का एक मर्चेंट मॉडल लगाते हो तो इसके साथ में आपको अपना सोलर लगाना मैंडेटरी होगा, और मिनिमम आपको 51% बैटरीज को सोलर से ही चार्ज करना होगा। नहीं तो अगर आप कोल से बिजली लेके बैटरीज को चार्ज करोगे तो आप कार्बन नेगेटिव हो जाओगे, कार्बन पॉजिटिव होने की बजाय, क्योंकि जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो 10 से 15% तो राउंड ट्रिप एफिशिएंसी में लॉसेस हो जाते हैं। और अब लास्ट में इस चीज को अपने लेवल तक लेकर आते हैं, क्योंकि अब समझते हैं कि एज अ कॉमन इंडियन पर्सन ये आपको और मेरे को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिसंबर 2025 की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी को ध्यान से समझो, जिसमें गवर्नमेंट लिखती है कि एक ऑर्डर आया जिसमें वो लिखती है कि VGF वाले बेस्ट प्रोजेक्ट्स में मिनिमम 20% लोकल कंटेंट होना चाहिए। VGF क्या है? वेरिएबल गैप सब्सिडी की तरह ही है कि अगर आप एक बेस्ट के साथ में सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहते हो, तो आपके प्रोजेक्ट में 20% लोकल कंपोनेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सोलर के लिए ALMM लिस्ट बनाई थी, गवर्नमेंट एक नई लिस्ट लेकर आएगी जो होगी ALBM।
अप्रूव लिस्ट ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, और सब लोगों को उसी से ही बैटरीज लेनी होंगी अगर उन्हें सब्सिडी चाहिए तो। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने DCR और नॉन DCR सोलर पैनल के प्राइस में एक गैप देखा था, वैसे ही डायरेक्ट चाइनीज बैटरीज और मेड इन इंडिया बैटरीज के प्राइस में भी अब गैप आने वाला है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हो कि ये क्रूशियल मोमेंट है कि जिस समय पे हम बैटरी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे दूसरी चीज नहीं भूलनी चाहिए, टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे बेस के साथ में एक एक्चुअल बिजनेस क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर दोपहर में बैटरी चार्ज करके रात को बेचना एक बेस्ट प्रोवाइडर के लिए एक फिजिबल सॉल्यूशन बन गया है पैसा कमाने का। तो अगर आप लोग भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स हो तो आप भी इस चीज को कंसिडर कर सकते हो और अपने बिजली के बिल में टाइम ऑफ डे चार्जेस के हिसाब से डिफरेंस देख सकते हो। अगर वो बहुत ज्यादा है तो मैं आपको भी एक बेस्ट रिकमेंड करूंगा, आप अपने लेवल पे एक बेस्ट इंस्टॉल अपने प्रीमिसेस में करा सकते हो। मगर यहाँ पे मेरा एक लॉजिकल ओपिनियन है कि करेंटली सोलर फार्म विद बैटरी एक आम पब्लिक के लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज में ऑलरेडी अपना हाथ मारने के लिए इसमें खड़े हुए हैं और वो फर्स्ट मूवर होने के लिए इसको अंडरकट करेंगे, जितना कॉस्टिंग आएगा कैपिटल का उससे भी सस्ते रेट में लगाएंगे। तो अभी करेंटली वो पिविट करने वाला मूवमेंट नहीं है, जिसने कि आप लोग भी, अगर आप पे फाइनेंशियल कैपिटल है कि आप इस चीज में हाथ डालो, थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से करेंटली। और फिर एज एन इंडिविजुअल और कंपनी आप सोलर फार्म विद बेस में जा सकते हो। और अगर आप लोगों ने मेरी DCR सोलर पैनल की पूरी कहानी मिस आउट कर दी है, जिसमें कि बहुत बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, तो वो वाली वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।